बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? माशाअल्लाह। जिस टॉपिक पर आज हमें बात करनी है वो आपके सामने है, 7 C's फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज आपने बार-बार सुना होगा। बहुत आसान ज़बान में अगर इसको समझना हो तो बड़े लेवल का जो चेंज होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तब्दीली, बदलाव, इनकलाब, बड़े लेवल का जो चेंज होता है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सी आपने इससे पहले भी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है और इससे बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। खास तौर पर अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे 21st सेंचुरी स्किल्स के 21वीं सदी में कौन सी स्किल्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके सामने ये आंसर है। 21st सेंचुरी में जो स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सामने ये 4 सी आएंगे और ये 4 सी बहुत ज़्यादा मशहूर है। 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी जिनको कहा जाता है: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये मेरा एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है, 4 C's, और इसके ऊपर मैं एक सेशन लेता हूँ जो तकरीबन 8-9 घंटे का सेशन होता है। कम्युनिकेशन आज के ज़माने में कैसा होना चाहिए, कोलैबोरेशन कैसा होना चाहिए, टीम वर्क कैसा होता है, क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स आदमी कैसे सोच सकता है। ये जो सेशन है एक बहुत ही लेंथी सेशन है, बहुत डिटेल्ड एक्टिविटी बेस्ड सेशन ये मेरा होता है। लेकिन अभी हम लोगों को ये 4 सी के बारे में बात नहीं करनी है, फिर कभी मौका रहा तो इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। अभी जो 7 C's के बारे में मुझे बात करनी है वो 7 C's ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 C's हैं और इन 7 C's को सामने रखकर हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। 7 C's देखने से पहले एक कोट यहाँ पर मैंने नकल किया है, आप उसको देख सकते हैं। द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल, द विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस। नीचे मैंने उसका तर्जुमा भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सीखने की काबिलियत एक तोहफा है, सीखने की सलाहियत एक हुनर है, सीखने की ख्वाहिश एक इंतखाब है। हम बहुत सी मर्तबा ये सेंटेंस सुनते हैं, खास तौर पर बयानात वगैरह में, कि हमें पढ़ते रहना चाहिए। इल्म हासिल करने का जो सफर है ये नेवर एंडिंग सफर होता है। अरबी जबान में कहा जाता है मिनल महदी इलल लहद, यानी गहवारे से लेकर कब्र की गोद तक आदमी को सीखते रहना चाहिए। ये सीखने का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एल्विन टॉफलर साहब का एक कोट भी लिखा हुआ है कि द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। 21वीं सदी में ये एक प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी सीखी हुई चीजों को आपको अनलर्न करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को नए सिरे से सीखना पड़ेगा। तो ये लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग का जो प्रोसेस है ये 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कितनी चाहते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके पास लर्निंग के लिए कितनी ज्यादा जिज्ञासा है, कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, आप कितना ज्यादा सीखने को इंपॉर्टेंट देते हैं। हर चीज इसी पर डिपेंड करती है। तो ये 7 C's क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो सी है वो है क्लैरिटी। आपके पास क्लैरिटी ऑफ द पर्पस होनी चाहिए। आपका मकसद, आपका मिशन,
आपका मोटो, आपका एम बहुत ज्यादा वाज़ेह होना चाहिए। अगर ये चीज वाज़ेह है, बहुत ज्यादा क्लियर है, तो पर्पस को अचीव करना आपके लिए आसान होगा। यह है पहला सी क्लैरिटी का। दूसरा सी है करेज टू टेक स्टेप। आपको आगे बढ़ने के लिए, कदम उठाने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, अज़्म चाहिए, इरादे की पुख्तगी चाहिए। ये चीजें आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकेंगे। सी, ये दूसरा करेज का जो सी है, ये दूसरा सी है। नंबर 3 है क्यूरियोसिटी एज अ प्रैक्टिस। क्यूरियोसिटी एज अ प्रैक्टिस, इसको समझिए तजस्सुस बतौर मश्क। आम मतलब क्या होता है, किसी चीज को सीखने की या जानने की क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वो टाइमिंग होती है। थोड़ी देर के लिए वो होता है और फिर वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। क्यूरियोसिटी रेगुलरिटी के साथ हमारे पास नहीं होती। तो इसी वजह से क्यूरियोसिटी के साथ जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है प्रैक्टिस। आपको क्यूरियोसिटी प्रैक्टिस में रखनी पड़ेगी, इसके लिए मश्क करते रहनी पड़ेगी, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा आप क्यूरियोसिटी को अपनी डे टू डे लाइफ में लाएंगे कि मुझे ये चीज सीखनी है, जिज्ञासा, उत्सुकता जिसको कहते हैं, क्यूरियोसिटी जितनी होगी उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो ये है थर्ड सी। फोर्थ सी है कंसिस्टेंसी इन एक्शन। होता ये है कि हमारे पास कामों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है। हम कोई काम एक मर्तबा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कामों के रिजल्ट्स फौरन आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। काम करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। रिजल्ट एक टाइम के बाद आता है, बहुत देर के बाद वो जाहिर होता है। तो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आप इस बात को देखिए कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। उसके बाद है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम को करने का अज़्म होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, एतमाद जितना ज्यादा पुख्ता होगा आपको अपने ऊपर, उतना ज्यादा आप आगे काम कर सकेंगे। उसके बाद है नंबर 6 कमिटमेंट टू परफॉर्म। किसी काम को करने का कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। कमिटमेंट अगर है, इरादे की पुख्तगी है, तो आप काम कर सकेंगे। और नंबर 7 है कोऑपरेशन फॉर ग्रोथ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी तंजीम के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप सिंगल हैंडेडली बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे का ताउन चाहिए होता है, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप काम कर सकते हैं। तो ये 7 सी मैंने ब्रीफली आपको समझाए। अब मैं थोड़ा एक सी को खोलूंगा, इसको थोड़ी वजाहत के साथ बयान करूंगा। और जो टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लैरिटी ऑफ पर्पस, इस टॉपिक पर आपको अच्छी बुक मार्केट में कौन सी मिलेगी, उस बुक से रिलेटेड भी हर टॉपिक के साथ मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ताकि आपको ये जो पूरा टॉपिक है ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए, सबसे पहला सी है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। यहाँ पर दिया हुआ है कि हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द रीजन फॉर व्हिच समथिंग इज डन। जिस वजह से कुछ किया जाता है उसकी वाज़ेह तफसील और बयान होना। आप किसी काम को करने का इरादा क्यों कर रहे हैं, आपने इस काम को अपना पर्पस क्यों बनाया, आपका इस काम को करने का मकसद क्या है, इस मकसद को सामने रखकर काम करना, ये कहते हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस। यहाँ पर देखिए 3 चीजों को आपको देखना है। सबसे पहले है डिफाइन योर व्हाई। डिफाइन योर व्हाई, कि आपका व्हाई जो है बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जब आपका व्हाई बहुत ज्यादा क्लियर होगा, आपके लिए कामों को करना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग रीजंस एंड मोटिवेशंस बिहाइंड योर पर्पस। आपके पास आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई क्या पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या पर्पस है जिसकी वजह से आप काम कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई अगर आप कर पाए, इस चीज को अगर आपने डिफाइन कर लिया, तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही मशहूर बुक है साइमन सिनेक की, ये बुक है जिसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई। स्टार्ट विद व्हाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कभी आपको मौका मिला तो आप इसको पढ़िएगा कि भाई स्टार्ट विद व्हाई क्या चीज है, किस तरीके से उसके वो उस बुक के अंदर जो है पूरी चीज को उन्होंने वाज़ेह किया हुआ है। तो ये स्टार्ट विद व्हाई जो है, इसके ऊपर आप काम करिए, क्या है आप उसको मालूम करिए।
दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ। पर्पस की क्लैरिटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। एक चीज है, आपने सुना होगा इसके बारे में, जिसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। किसी ने सुना? स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। ये स्वॉट एनालिसिस पर्सनल लेवल पर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी होता है, जिसमें ये मालूम करना होता है कि आदमी की स्ट्रेंथ क्या है। एस से एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। फिर आपको ये मालूम करना होता है आदमी की वीकनेसेस क्या है। W स्टैंड फॉर वीकनेसेस। इसके बाद आपको किसी काम को करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज की जरूरत पड़ती है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज। और किसी काम को करने में क्या खौफ है, क्या खतरात है, क्या खदशात है, क्या डेंजर्स है, ये मालूम करना जरूरी होता है। तो लास्ट का जो स्वॉट एनालिसिस में T है, ये स्टैंड करता है थ्रेट्स के लिए। तो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये है स्वॉट एनालिसिस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। किसी गोल को हासिल करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और उन चीजों को हासिल करने में मेरे पास स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। आइडेंटिफाई योर नेचुरल टैलेंट्स एंड हाउ कैन यू लेवरेज दीस स्ट्रेंथ टू अचीव योर गोल्स। आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो ताकत है, नेचुरल टैलेंट आपके अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो किसी टीचर की नेचुरल टैलेंट होती है उसकी क्रिएटिविटी, ठीक है। किसी टीचर का नेचुरल टैलेंट होता है उसका क्रिटिकल थिंकिंग, उसका आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। किसी टीचर का नेचुरल टैलेंट होता है क्लासरूम मैनेजमेंट। वो क्लासरूम में एंटर करती है तो बच्चों को ठीक तरीके से मैनेज करती है। किसी टीचर की स्ट्रेंथ होती है सब्जेक्ट मास्टरी, वो सब्जेक्ट के अंदर उसका बहुत जबरदस्त होल्ड है। वो किसी टीचर का टीचर की स्ट्रेंथ होती है वो कोलैबोरेटिवली, कलेक्टिवली बहुत अच्छा काम कर सकती है, टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी कर सकती है। तो ये सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है। आपको आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है ये मालूम होना चाहिए कि मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है और उसके मुताबिक आपको काम करना है। तो ये नंबर 2 है रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ, क्लैरिटी ऑफ पर्पस में। नंबर 3 है कंसीडर योर इम्पैक्ट। कंसीडर योर इम्पैक्ट, think about the impact you want to make, what kind of difference you want to create। यानी अगर आप किसी मकसद के पीछे जा रहे हैं, आपने किसी काम को अपना मकसद बनाया, तो इस काम को अपना मकसद बनाने के बाद आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हो। आपकी पर्सनल लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसका कोई इम्पैक्ट है, मास लेवल पर आपने किसी इम्पैक्ट के बारे में सोचा है कि मेरे इस पर्पस को अचीव करने के बाद सोसाइटी में बड़ी तब्दीली आएगी, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये इम्पैक्ट सोसाइटी के लेवल पर होगा, ये इम्पैक्ट सिटी के लेवल पर, शहर के लेवल पर होगा, ये इम्पैक्ट स्टेट के लेवल पर होगा। आप कितना भी बड़ा सोच सकते हो, ये इम्पैक्ट पूरे मुल्क के लेवल पर हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन है, एक आदमी ने उस इन्वेंशन के ऊपर काम करने को अपना मकसद बनाया और उस इन्वेंशन का इम्पैक्ट और असर पूरी दुनिया पर पड़ा। एंड नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स आपको इसके मिलेंगे। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस के लिए आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना है। डिफाइन योर व्हाई, रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड कंसीडर योर इम्पैक्ट। ये तीनों चीजें अगर आप कर पाए तो आपका पर्पस, आपका गोल, आपका मकसद, आपका मोटो जो है ये क्लियर होगा। पर्पस की क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी आपको काम करने में उतना ज्यादा लुत्फ आएगा, उतना ज्यादा मजा आएगा, आप उतने अच्छे विजन के साथ, क्लैरिटी के साथ काम कर सकेंगे। तो ये पहला सी है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अब इस टॉपिक पर एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है ग्रोइंग ऑन पर्पस। आप बुक के ऑथर का नाम देख सकते हैं, डेविड पैटरसन उनका नाम है। पूरा नाम बुक का है स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी फॉर पर्पस ड्रिवन लीडर्स। आपको इस टॉपिक पर और इन डेप्थ मालूमात चाहिए तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए। बहुत कोर सब्जेक्ट जो इस बुक का है, मैंने 2 लाइन में उसको कवर करने की कोशिश की है। एक्टिवेट द प्रोफाउंड पावर ऑफ पर्पस। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड हार्नेसिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस टू ड्राइव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, इनोवेशन एंड ग्रोथ। मकसद की गहरी ताकत को शुरू करें। इसमें स्ट्रेटेजिक वजाहत, इख्तियार और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तनकीद के मकसद की शनाख्त और उसका इस्तेमाल शामिल है।
अभी इस बुक के अंदर क्या क्या लर्निंग्स है मैं उसको बताना नहीं चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। बस मैंने शुरू में जो बात आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस से रिलेटेड की, उसकी और इन डेप्थ मालूमात आपको इस बुक में मिल जाएगी। नेक्स्ट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस के बाद दूसरी जो चीज है वो है करेज टू टेक स्टेप्स।